मैं रोशन सा स्वागत करता हूं आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। ये चौथी वीडियो है, पार्ट 4 है। और आज की इस वीडियो में हम PDF के थ्रू, NCERT बुक के थ्रू हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को समझने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर एनिमेशन के थ्रू आपने वीडियो नहीं बनाया। तो देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको NCERT बुक से भी चीज़ें समझाऊंगा ना, तो भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, पहले इस वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको नोट्स भी पढ़ने हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया है पूरी सेकंड बुक की नोट्स। फर्स्ट बुक की नोट्स तो यार काफ़ी पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था और सेकंड बुक की भी अपलोड कर दिया हूँ नोट्स, ठीक है। इसमें चैप्टर एक साथ मैंने चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 है ना, ये चारों ही चैप्टर का जो नोट्स है एक साथ मैंने अपलोड कर दिया है। तो नोट्स का जो प्राइस मैंने रखा है वो मात्र 20 रुपये रखा है। लेकिन इसमें भी क्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर नोट्स हमें फ्री में प्रोवाइड कराइए। देखिए यार, मैंने भी बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाए हैं, आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, है ना। तो यार मेरे को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। बिना फ़ायदे के मैं यहाँ पे क्यों समय दूंगा, अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोग समझे इस चीज़ को। फ्री में आप अगर नोट्स मांग रहे 20 रुपये, तो यार कोई भी पे कर सकता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं। तो यार आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, है ना कोई तो करता होगा। तो आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, पैसे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यार नोट्स कम से कम आप डाउनलोड ज़रूर कर ले। तो इस चैप्टर में हमने पिछली वीडियो में जो थर्ड पार्ट की वीडियो थी, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने समझा था। आप लोगों ने अगर थर्ड पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। एनिमेशन के थ्रू ही मैंने टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। देखिए, थर्ड पार्ट की वीडियो में हमने सबसे पहले समझा था कि जो मतलब अल बिरूनी है, जो भारत आया था, तो भारतीय इतिहास को समझने में उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, कौन कौन सी बाधाएं उसके सामने आई थी, इसको हमने समझ लिया था। इसके अलावा हमने अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का जो विवरण है, मतलब जाति व्यवस्था के बारे में जो जानकारी उसने दी है, उसको हमने समझा। इसके अलावा हमने बात किया था कि जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता ने नारियल और पान के बारे में जो जानकारी दी है, और भारतीय शहरों के बारे में जो उसने बताया था, है ना, भारतीय शहरों विशेषकर दिल्ली के बारे में उसने बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में समझी थी। इसके अलावा संचार की एक अनूठी प्रणाली, लगभग 5 से 6 टॉपिक मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया है। आप लोगों ने अगर थर्ड पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। आज की इस वीडियो में हम फ्रांसवा वर्नियर को समझने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई फ्रांसवा वर्नियर कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था, है ना। कब आया था, लगभग 17वीं सदी में आया था। 17वीं सदी में भारत में किसका शासन था, मुगलों का शासन था, है ना। तो मुगल काल में ये भारत आया था। और भारत में जो कुछ भी देखा ना इसने, इन सभी चीज़ों की तुलना उसने यूरोप के साथ करने की कोशिश की थी, फ्रांस के साथ करने की कोशिश की, और हर मामले में भारत को यूरोप से पिछड़ा हुआ दिखाया, है ना, बुराई करने की कोशिश की। इसने जो अपना ग्रंथ लिखा है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो इसमें भारत की बस निंदा ही की है ना, बुराइयाँ ही की है उसने। तो सबसे पहले जो उसने मतलब जो सवाल उठाया था, सबसे पहले जो मतलब जिस चीज़ का वर्णन उसने अपने ग्रंथ में किया था, उसकी हम बात कर लेते हैं। जो कि आपके बुक में बता रखा है, वो है भू स्वामित्व के बारे में बताया था उसने। अब ये भू स्वामित्व होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। देखो, भू स्वामित्व का मतलब है भूमि पर स्वामित्व किसका है, अधिकार किसका होगा भूमि पर। तो एक तरीके से 2 प्रकार की भू स्वामित्व होती है भाई। देखो, एक तो होगा राजकीय भू स्वामित्व और एक होगा आपका निजी भू स्वामित्व, ठीक है। अब ये राजकीय भू स्वामित्व क्या होता है भैया, राजकीय भू स्वामित्व का मतलब होता है ऐसे ज़मीन, ऐसे भूभाग जिस पे राजा का अधिकार होगा। और निजी भू स्वामित्व ऐसा ज़मीन जिस पे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, और निजी भू स्वामित्व हो गया। लेकिन फ्रांसवा वर्नियर बताते हैं कि भाई मुगल काल में क्या था कि मतलब भारत में एक तरीके से निजी भू स्वामित्व का क्या था, अभाव था। निजी भू स्वामित्व का प्रचलन भारत में था ही नहीं। भारत में कौन सी भू स्वामित्व का प्रचलन था, राजकीय भू स्वामित्व का प्रचलन था। अब राजकीय भू स्वामित्व का प्रचलन होने के कारण क्या था कि पूरे राज्य साम्राज्य का तो नुकसान होता ही होता था, साथ में निवासियों का, जो राज्य के जो निवासी है उन दोनों का ही क्या होता था, नुकसान होता था, उनके लिए हानिकारक था ये राजकीय भू स्वामित्व, ऐसा ही कहता है। अब क्यों है भाई, देखो राजकीय भू स्वामित्व हानिकारक को क्यों बताता है, इसके पीछे का सबसे मेन कारण वो बताते हैं कि भाई ज़मीन पे क्या है, सम्राट का अधिकार है। मुगल सम्राट पूरे ज़मीन पे अधिकार जमा के रखता था, और इन ज़मीनों को क्या करता था, अपने अमीर लोगों के बीच में बांटता था। अमीर लोग यानी कि उसके जो अधिकारी लोग हैं, बड़े अधिकारी, बहुत बड़े पोस्ट पे जो अधिकारी है, उनको ज़मीन को सौंप दिया, या अपने सगे संबंधियों को ज़मीन पे सौंप दिया। तो ये एक तरीके से क्या है, समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम है ये,
इसके कारण अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है लगातार, है ना। अब देखो, राजकीय भूस्वामित्व होने का मतलब क्या है। राजकीय भूस्वामित्व होने के कारण क्या हुआ कि भूधारक अपने बच्चों को ज़मीन नहीं दे सकते थे, क्योंकि भाई उनका ज़मीन पर अधिकार ही नहीं है। ज़मीन पर अधिकार किसका है, राजा का है, मुगल सम्राट का है। तो इस कारण क्या था कि जो एक कृषक थे वो उत्पादन को बेहतर करने के लिए, उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई निवेश नहीं करते थे उस पर, है ना, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते थे जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो मतलब उदासीन रहते थे वो, फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमेशा उदासीन रहते थे। इससे क्या हुआ कि भाई निजी मतलब भूधारक के अभाव के कारण, भूस्वामित्व के अभाव के कारण क्या हुआ, बेहतर कृषक वर्ग नहीं उभर पाया, है ना, बेहतर कृषक वर्ग का उभार नहीं हो पाया। और इन सभी कारणों से क्या हुआ, कृषि का समान रूप से विनाश हुआ, किसानों का उत्पीड़न हुआ और समाज के सभी वर्ग के जो जीवन है वो पतन मुख की स्थिति, मतलब पतन की स्थिति पे आ गया। सिवाय इसका फ़ायदा किसको मिला, तो राजा को मिला, है ना, सिर्फ राजा को, पूरे साम्राज्य को नहीं मिल रहा है, साम्राज्य में रहने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है, किसानों को भी इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, राजा को। ठीक है, तो ये बात किसने कही है भाई, फ्रांसवा वर्नियर ने। आगे देखते हैं। देखो, फ्रांसवा वर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का समाज बताया, दरिद्र, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई एक तो अमीर वर्ग है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, शासक वर्ग है, और वो अल्पसंख्यक है, बहुत ही कम है, कम संख्या में है। दूसरी तरफ हम गरीब लोगों की बात करिए तो बहुत ज़्यादा संख्या है, गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक है ना। और इन दोनों के बीच में क्या है कि भाई मध्यम वर्ग के लोग ही नहीं है, यानी कि मध्यम की स्थिति के लोगों का अभाव है भारत में। कोई मध्य वर्ग भारत में है ही नहीं, मिडिल क्लास के लोग भारत में है ही नहीं। एक तो भाई राजा है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, दूसरी तरफ गरीब है ना, जो कि संख्या में ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में कोई मध्यम वर्ग है ही नहीं, ये बात ही बताई उसने। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फ्रांसवा वर्नियर ने भारतीय राजाओं के बारे में क्या बताया है। जो भारत के राजा है वो भिखारी और क्रूर लोगों का राजा है ना, यानी कि आम लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि आम लोग क्या है, यहाँ के भिखारी है, क्रूर है, और उन पे जो राज कर रहा है वो राजा है, जाहिर सी बात है। भारत के शहरों के बारे में बोलता है कि भाई शहर जो है वो एक तरीके से विनिष्ट, यानी कि गंदी हवा से क्या है, खराब हवा से दूषित है ना। खेत क्या है, झाड़ीदार है और घातक दलदलों से भरे हुए हैं। इस तरीके से भारतीय खेतों के बारे में बोल रहे हैं कि भाई झाड़ीदार है और घातक दलदलों से भरे हुए हैं। और इन सब का एक ही कारण बताता है वो कि भाई खेत इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों हो गए हैं, शहर गंदी हवा से दूषित क्यों हो गए हैं। इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है राजकीय भूस्वामित्व। क्योंकि किसी भी ज़मीन पर अगर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसकी देखरेख ज़्यादा अच्छे से करता है, लेकिन राजा का अधिकार है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसकी देखरेख करने में ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे, है ना। तो इन सभी का एक ही कारण है, वो है राजकीय भूस्वामित्व। सो देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये फ्रांस से आया था और ज़्यादातर भारत की बुराई करने में लगा हुआ था, लेकिन और बहुत सारे मुगलकालीन दस्तावेज जो है वो ऐसा कुछ वर्णन नहीं करता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं वो बताता है कि ज़मीन पे सिर्फ राजा का ही अधिकार होता था। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जिसपे बताते, मतलब दस्तावेज है पुराने समय के, मुगल काल के, जो बताते हैं कि भाई निजी हाथों में भी ज़मीन वगैरह हुआ करते थे। यहाँ पर हम अबुल फजल की थोड़ी बात कर लेते हैं। अबुल फजल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में, ठीक है। इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी, अकबरनामा को लिखा था, आईन अकबरी को की रचना की थी। आईन अकबरी एक तरीके से अकबरनामा का ही एक भाग था जिसमें हमें मुगल ग्रामीण समाज के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने बोला था कि भाई अबुल फजल मतलब एक तरीके से बताते हैं कि भू राजस्व जो है ना, वो राजत्व का क्या है, परिश्रमिक है। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन अलग से बन जाता है। तो राजत्व का परिश्रमिक का मतलब ये है, भू राजस्व आप समझते हैं जो ज़मीन से जो टैक्स वसूला जाता है। तो फ्रांसवा वर्नियर कहता है कि भाई उस समय राजा जो थे, सम्राट जो थे, वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे। लेकिन अबुल फजल बताता है कि ये जो टैक्स था ना, वो राजत्व का परिश्रमिक है, मतलब कि राज्य का परिश्रमिक है। राज्य जो मेहनत करता है लोगों के लिए, है ना। राज्य का जो सम्राट है, जो सम्राट क्या करता है, लोगों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, और उस सुरक्षा के बदले वो क्या करता है, एक तरीके से टैक्स की मांग करता है। अगर मान लो कि राजा आम लोगों को, किसानों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा तो कोई भी आएगा उस साम्राज्य पे हमला करेगा, किसानों का फसल चौपट कर देगा या कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताता है, अबुल फजल बोलता है कि भाई कोई भी जो भू राजस्व वसूल रहे मुगल सम्राट, वो राजत्व का क्या है, परिश्रमिक है। लेकिन एक तरीके से जो यूरोप या दूसरे देशों से जो लोग आते थे, इसको क्या समझ लेते थे, इसको लगान मान लेते थे, ठीक है।
लेकिन वास्तव में ये क्या होता था, राज्य द्वारा सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर हुआ करता था। अब हम अगले पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगले पैराग्राफ में ना बता रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कठिन है। नोट्स में भी आपको ये सारे क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्नियर के हम विचार की बात करते हैं। वर्नियर ने जो भू स्वामित्व के बारे में, राजकीय भू स्वामित्व के बारे में जो जानकारियाँ दी है, उस चीज़ ने क्या किया, फ्रांस के विद्वान हैं या फिर जो मतलब जर्मनी के एक विद्वान है, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यूरोप के विद्वानों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, जो यहाँ पे हम सबसे पहले नाम की बात करने वाले हैं वो है मोंटेस्को। तो ये 18वीं सदी के फ्रांस के विद्वान हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और दूसरे जो विद्वान हैं वो है कार्ल मार्क्स, ये 19वीं सदी के जर्मन के विद्वान थे। तो विशेषकर मैं आपको मोंटेस्को के बारे में बता देना चाहूँगा कि मोंटेस्को एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुशवादी जो शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाया था। ठीक है, मतलब कि निरंकुश शासन व्यवस्था आप समझते होंगे कि भाई एक तरीके से राजा के ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता था, वो अपनी मनमानी करता था, लोगों से टैक्स वगैरह वसूलता था और लोगों का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर कर दिया था, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना इसमें तो थोड़ा सा आपको समस्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बता रखे निरंकुशवादी सिद्धांत को विकसित करने में उसने क्या किया था, इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो निरंकुशवादी सिद्धांत का विरोध किया करता था। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मिस प्रिंट हो गया होगा बुक में। ठीक है, तो वो क्या करता था, निरंकुशवादी सिद्धांत को ख़त्म करने की कोशिश करता था, क्योंकि भारत में भी आपको पता है कि राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था और राजा एक तरीके से अपनी मनमानी किया करता था, लोगों से मनमाने तरीके से क्या करता था, टैक्स वसूला करता था, है ना। और अपनी ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छे से जीता था और बहुत सारे लोगों को दास्ता और गरीबी की जीवन जीने के लिए क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। और इन सब का एक ही कारण था, वो था राजकीय भूस्वामित्व, है ना। लेकिन यहाँ पे हम मोंटेस्को की बात करें तो मोंटेस्को ने क्या किया था, निरंकुशवादी जो विचारधारा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था। अब 19वीं सदी के एक विद्वान है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स की बात करें तो विशेषकर ये मजदूर वर्ग की बात करते हैं, मजदूर वर्ग के हितों की बात करते हैं। तो आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था, फ्रांसवा वर्नियर के विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया था। इसमें क्या था कि देखिए वो ऐसा बताते हैं कि भारत में जब एशिया में मतलब दूसरे देश जो आए थे, एक तरीके से ब्रिटेन का जब उपनिवेश बना था, तो उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले भारत में ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें क्या था कि अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा हो जाता था। मतलब जो भी उत्पादन किसान वगैरह करते थे उसका एक तरीके से उपभोग कौन करता था, उसके ऊपर अधिकार कौन जमा लेता था, राज्य जमा लेता था, है ना। और इस तरीके से क्या था कि एक सामंतवादी ग्रामीण समुदाय का उदय होने लग गया। सामंतवादी समुदाय में क्या था कि एक सामंत अधिकारी होता था जो कि गांव में बहुत सारे गांवों पर अधिकार जमाता था और टैक्स वसूलता था, और उस टैक्स को आगे किसको दिया करता था, राजा महाराजा को दिया करता था। ठीक है, तो इससे क्या था कि गरीबों का शोषण होता था, मजदूर वर्ग का शोषण हुआ करता था। तो ये चीज़ एक तरीके से कार्ल मार्क्स बताता है इसके बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। इसमें हम भारतीय शिल्पकारों की बात करने वाले हैं। शिल्पकार कौन होते हैं, जो हाथों से चीज़ों को बनाते हैं। तो फ्रांसवा वर्नियर का कहना यह था कि मुगल काल में क्या था कि भाई राजा सबसे प्रमुख होता था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और ऐसा कहा जाता है कि भाई शिल्पकारों को अपने उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए, अपने सामान को बेहतर बनाने के लिए उसको कोई भी प्रोत्साहन राज्य द्वारा नहीं मिलता था। मतलब राजा महाराजा क्या करते थे, उनके उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए कोई उनको सपोर्ट नहीं दिया करते थे। दूसरी तरफ वो जितना भी उत्पादन करते थे उस पर किसका अधिग्रहण हो जाता था, राज्य का कब्जा हो जाता था, और राज्य टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में उस पर अधिकार जमा लेते थे, है ना। और इस तरीके से क्या था कि उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। पतोन्मुख यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे जो शिल्पकार है वो उत्पादन करने में, और उत्पादन को सुधारने में भी ज़्यादा मतलब एक तरीके से रुचि नहीं दिखाया करते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत की जो वस्तुएं हैं, जो शिल्पकार द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं है, उसकी डिमांड पूरे विश्व में थी, है ना। बहुमूल्य धातुओं की हम बात करें, सोना चांदी के बदले इन चीज़ों का निर्यात होता था। ठीक है, लेकिन इन सब का फ़ायदा जो है शिल्पकारों को नहीं मिल पाता था। और शिल्पकार एक मतलब व्यापार तो होता था, दूसरे देशों में शिल्पकारों की वस्तुओं को बेचा जाता था, सोने चांदी के रूप में चीज़ें मतलब एक तरीके से निर्यात होता था, बदले में निर्यात होता था, लेकिन उसका फ़ायदा भारतीय शिल्पकारों को बिल्कुल कभी नहीं मिल पाया था। तो ये एक जटिल सामाजिक सच्चाई थी। अब देखिए इस पैराग्राफ में भारतीय शहरों की विशेषता बता रखी है। अब आपको पता है इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी भाई, कि भाई भारत के शहर चमक दमक वाले होते थे, है ना, रंग बिरंगे बाजार हुआ करते थे शहरों में। लेकिन ये तो भाई बस बुराई करने में लगा हुआ है। इसने 17वीं शताब्दी में आया था, तो 17वीं शताब्दी के शहरों के बारे में क्या बोला कि 15% आबादी कहाँ रहती थी, नगरों में रहती थी। और ये आबादी एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूरोप के आबादी जो शहरों में रहती थी यूरोप में,
उससे भी कहीं ज़्यादा थी अनुपात में, है ना, एक तरीके से औसत अगर हम देखें तो। लेकिन फिर भी भारतीय शहरों को क्या बोला, शिविर नगर बोला। शिविर, शिविर मतलब समझते हैं ना क्या होता है, जहाँ पे टेंट वगैरह लगा लिया, टेंट वगैरह लगा के वहाँ पे क्या लोग वहाँ पे रहने लग गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शिविर नगर बोलेंगे, है ना। मतलब कि एक तरीके से क्या था कि जहाँ पे राजा वगैरह जाते थे और राजा रहने स्टार्ट कर दिए, जहाँ राज दरबार है, तो राज दरबार के साथ ही क्या होते थे, राजकीय दरबार के साथ ये नगर जो है वो अस्तित्व में आ जाया करते थे, अस्तित्व में आते थे। और जैसे ही राजकीय दरबार कहीं और चले गए तो ये तेज़ी से क्या हो जाते थे, पतनमुख हो जाते थे, मतलब गायब हो जाया करते थे। तो पूरी तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो नगर या शहरों का विकास जो था वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता था, राजकीय दरबार पे डिपेंड करता था। मान लो कि अगर दिल्ली में राजकीय दरबार लगाए ना, तो पूरी तरीके से शहर कौन सा बन जाएगा, दिल्ली बन जाएगा प्रमुख शहर। अगर राजकीय दरबार कहीं और चला गया तो फिर वो शहर भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इसने भारतीय शहरों के बारे में बताया है। इसके अलावा ये एक सच्चाई नहीं है, देखो भारत में और भी बहुत सारे शिविर नगर ही नहीं थे, भारत में और भी बहुत सारे नगर थे जो कि उत्पादन केंद्र के रूप में बहुत सारे शहर विकसित हुए, व्यापारिक नगर थे, है ना, बंदरगाह के आसपास बहुत सारे विकसित नगर विकसित हुए थे, धार्मिक केंद्र के रूप में बनारस जैसे शहर पुराने समय में आपको पता है कि फेमस थे, है ना। इसके अलावा तीर्थ स्थल के रूप में भी बहुत सारे शहर विकसित हुए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापारी समुदाय, धनी समृद्ध व्यापारी समुदाय यहाँ पे रहा करते थे। तो ये गलत है एक तरीके से, जो भी उसने बताया है वो बिल्कुल इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। अब देखिए, जो ये व्यापारी लोग, जो शहर के व्यापारी लोग थे, अक्सर क्या करते थे, समुदाय के रूप में जुड़े रहते थे, जाति के रूप में या व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से क्या रहते थे, संगठित रहा करते थे, संगठित होकर क्या करते थे, व्यापार करते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूह को हम क्या बोलते थे, महाजन बोला करते थे। और उनका जो मुखिया होता था ना, मतलब एक तरीके से जो पश्चिम भारत में समूह है वो महाजन है, महाजन का जो मुखिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेठ बोलेंगे, ठीक है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद शहरी इलाके जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ का जो मुखिया होता था, समुदाय का जो व्यापारिक समुदाय का जो मुखिया होता था, उसको हम नगर सेठ भी बोला करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बोले शहरों में जो लोग रहा करते थे, जैसे कि व्यापारिक वर्ग रहा करते थे, चिकित्सक यानी कि हकीम या फिर वैद्य बोल दे, अध्यापक यानी कि पंडित या फिर जो मूल्य लोग है ना, यानी कि जो उलमा है, उलमा यानी कि मौलवी जो है वो भी एक तरीके से अध्यापक ही होते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। तो ये सब शहर में रहा करते थे, है ना। अधिवक्ता यानी कि वकील होते थे, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक, ये सारे लोग शहरों में रहा करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय शहरों के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन ऊपर जो इसने मतलब फ्रांसवा वर्नियर ने जो बताया है ये सारी इस पैराग्राफ में, इसमें क्या किया है, भारतीय शहरों की बस उसने बुराइयाँ की है ना। आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक है भाई, देखो आखिरी टॉपिक हम समझ लेते हैं। इसमें हम इब्न बतूता की बात करने वाले हैं। इब्न बतूता ने क्या किया था, भारत में एक तरीके से दास व्यवस्था के बारे में बताया है, दासियों की बात की है उसने। दास आपको पता है ना, दास एक तरीके से समझ लो गुलाम है आपके, मतलब आपने उसको, आप एक बार किसी दास को, जैसे पुराने समय में दास व्यवस्था चलता था तो उसमें क्या था कि आप दास के साथ जो मर्जी कर सकते थे, उसको खरीद सकते थे, बेच सकते थे, उसके साथ चाहे जैसा मर्जी आप व्यवहार कर सकते थे। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था। तो देखिए इब्न बतूता ने मतलब भारत की दास व्यवस्था के बारे में उसने बताया था कि दास को किसी अन्य वस्तु की तरह, जैसे वस्तुओं को हम खरीदते बेचते हैं ना, वैसे ही दास को क्या करते थे, लोग खरीदते थे, बेचते थे और नियमित रूप से भेंट के रूप में भी दूसरों को गिफ्ट के रूप में क्या करते थे, दास दिया करते थे। एग्जाम्पल देता है कि जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा था, मतलब सिंध पहुंचा तो उसने क्या किया, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े, ऊँट और दास खरीदे थे, ठीक है। इसके अलावा जब वह मुल्तान पहुंचा तो मुल्तान पहुंचने के साथ मुल्तान का जो गवर्नर था, है ना, गवर्नर के लिए किशमिश के बादाम के साथ उसने क्या किए, एक दास भी खरीदा था और घोड़ा भी खरीदा था, जो कि उसको भेंट के रूप में उसने दिया था, ठीक है। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है भाई, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। तो नसीरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। नसीरुद्दीन क्या है, एक धर्म उपदेशक है, विद्वान कह सकते हैं, धर्म के बारे में बताता है लोगों को। तो उसके प्रवचनों से मोहम्मद बिन तुगलक इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसको 1 लाख टके और 200 दास क्या कर दिए, दान में दे दिए, भेंट में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, एक तरीके से खुश होकर दे दिया, प्रभावित होकर दे दिया, है ना। इसके अलावा हम दासियों की बात करें तो बहुत सारी दासियाँ गायन में, है ना, मतलब संगीत गाने में बहुत ज़्यादा निपुण थी। और इब्न बतूता बताता है कि जो सुल्तान है, सुल्तान की बहन की जब शादी थी तो उस समय वो क्या शादी में आमंत्रित किया गया था। शादी में जब वो गया तो वहाँ पे उसने मतलब इनके नृत्य को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा उसने मतलब मज़े लिए थे, आनंद लिया था।
है ना। इसके अलावा सुल्तान अपने अमीर लोगों पर नज़र रखने के लिए, अमीर यानी कि कह दो कि जो उसके अधिकारी लोग हैं उन पर नज़र रखने के लिए वो क्या करता था, दासियों की नियुक्ति किया करता था। इब्न बतूता बताता है कि भाई जो दास है उनका इस्तेमाल किस लिए होता था, घर का काम वगैरह करवाने के लिए होता था, है ना। इसके अलावा कुछ दासों का इस्तेमाल पालकी या फिर डोले को उठाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा महिलाओं की हम बात करें तो विशेषकर महिलाएं मतलब ज़्यादातर घर का काम वगैरह किया करती थी। दासियों की तुलना की अगर हम बात करें, दास और दासियों की अगर हम तुलना करें तो दासियों को ज़्यादा पैसे मिलता था, जो घरेलू काम धंधों में हाथ बटाती थी, घरेलू काम धंधों को करती थी, तो उनको ज़्यादा पैसे मिलता था दासों की तुलना में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दास के बारे में बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाई पुराने समय में दासों को एक तरीके से जैसे मर्जी खरीद सकते थे, बेच सकते थे, किसी को गिफ्ट के रूप में भी आप दे सकते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको दास व्यवस्था के बारे में बताने हैं। देखिए, सती प्रथा के बारे में इस बॉक्स में बता रखा है, लेकिन बॉक्स के ऊपर जब मैं अलग से टॉपिक अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें सारे जितने भी चैप्टर के बॉक्स है वो सारे कवर करवा दूंगा, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि MCQ क्वेश्चन 2-3 साल से पूछे जाने लगे हैं। 20 नंबर के MCQ आपके शायद हो सकता है कि पेपर में भी पूछे जाए, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना MCQ में, उसमें से बॉक्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर में बॉक्स है उन सभी बॉक्स को करेंगे, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, बाकी यार देखिए, वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में हर एक टॉपिक को समझा दूँ। बाकी कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत होगा, तो आपको मैंने पहले बोला कि भाई नोट्स को आप एक बार रीड कर ले। नोट्स में बहुत ही आसान भाषा में चीज़ें बताई गई है। आपने एक बार वीडियो देख लिया, दोबारा भी वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक बार आप नोट्स को रीड कर सकते हैं। बाकी जो मेहनती बच्चे होते हैं खुद भी नोट्स बना लेते हैं, तो आप अगर खुद से नोट्स बनाने की क्षमता रखते हैं तो फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।